हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप लोगों को पता है सेशन के बारे में और सीरीज के बारे में इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको क्लासेस मिलती है 11th की, 12th की या फिर 11th 12th के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो, चाहे फिर वो नीट हो या फिर वो एएमयू बीएससी, एएमयू बीटेक या जेडबलई मेंस हो। सारी क्लासेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। आप अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश अप कर सकते हो और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, या तो आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हो या तो आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, दोनों ही क्लासेस यहां पर प्रोवाइड होंगी। अगर करंटली आप 11th में हो तो 11th का भी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। अगर आप करंटली 12th में हो तो 12th का भी पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। या अगर आपने 11th 12th पास आउट कर लिया है और किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए से अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक नया पंप, एक नया बूस्ट दे सकते हो। अगर मैं बात करूं सीरीज की, तो क्योंकि एज यू नो मी, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर, तो मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूंगा। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, तो 11th क्लास की सीरीज अलग से चल रही है और 12th क्लास की सीरीज अलग से चल रही है। अगर आप 11th वाली सीरीज में आते हो, वहां आपको 11th मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा भी नहीं है। और अगर हम बात करें 12th की, तो 12th मैंने स्टार्ट करा था मैट्रिसेस चैप्टर से, जो हमने डिटेल में सीखा, डिटेल में पढ़ा। लगभग 7 से 8 लेक्चर्स में मैंने यूट्यूब पर वो पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर आए, डेट इज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट भी हमने बेसिक से एडवांस तक सीखा। फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आए, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th बोर्ड्स के लिए और जेडबलई मेंस या एएमयू बीटेक के लिए। इसके कॉन्सेप्ट समझने के लिए और इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने लगभग 10 से 11 लेक्चर लिए, और उन 10 से 11 लेक्चर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हम लोगों ने सीखा हुआ। अब हमने कैलकुलस सीरीज स्टार्ट करी है, और जैसे कि आप जानते हो कैलकुलस 12th का एक मेजर पोर्शन है। या आप 12th की 2 बुक से, मैथ्स फर्स्ट मैथ्स सेकंड, पूरी एक बुक कैलकुलस के ऊपर है। अगर आप कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट है और एक इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट है। अगर आप कैलकुलस को अपनी टिप्स पर करना चाहते हो, दोनों ही पार्ट डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपके फंक्शंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ये बोल सकते हैं कि फंक्शंस आर द बेसिक्स और फाउंडेशंस ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस उस बच्चे की ही अच्छी होगी, उस स्टूडेंट की ही अच्छी होगी जिसका फंक्शन बहुत अच्छा है। और फंक्शन के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, 11th में भी आप फंक्शन पढ़ के आए हो और 12th का पहला चैप्टर का नाम भी रिलेशन है, फंक्शन है। तो ये सीरीज तो कैलकुलस सीरीज है, लेकिन हम पिछले 7 लेक्चर से फंक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 8 है फंक्शंस का, लेकिन सीरीज ये कैलकुलस है। और आज हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम आज समझेंगे, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऐसा नाम है जिससे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है क्या, ठीक है। इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इस फंक्शन का बिहेवियर डिस्कस करेंगे, कैसे ये फंक्शन बिहेव करता है। इस फंक्शन का डोमेन डिस्कस करेंगे, इसका डोमेन क्या है। इस फंक्शन की रेंज डिस्कस करेंगे, इसकी रेंज क्या है। इस फंक्शन का ग्राफ डिस्कस करेंगे, ग्राफ कैसे बनता है। इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज क्या है इस फंक्शन की। और लास्ट में सेशन एंड करेंगे कुछ क्वेश्चन से, ताकि हमने जो सीखा उसको हम अप्लाई करना सीख जाए, ठीक है। तो इतनी नॉलेज अगर आपने ले ली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए, वो सफिशिएंट होगी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपके समझ में आ गया। क्या क्या बातें करनी है ये तो आपको पता ही है कि किसी फंक्शन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए मुझे उस फंक्शन का बिहेवियर पता हो, डोमेन पता हो, रेंज पता हो, ग्राफ पता हो, प्रॉपर्टीज हैं अगर तो वो पता हो, और फिर कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो वो फंक्शन का फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मुझे स्टार्ट करना है जिसका लुक यानी दिखता कैसा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में एक्स, ठीक है, ऐसा दिखेगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हमको ऐसा दिखता है, ये इसका लुक है, ठीक है। मैं अलग से लिख देता हूं, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, एफपीएफ। ये ब्रैकेट जो समथिंग लाइक सेट जैसा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं कि इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, इस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। और बिहेवियर जानने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने कहीं 2.7 लिखा तो वो 2.7 दो चीजों से मिलकर के बना है, एक 2 से, है ना, और एक 0.7 से, ठीक, एक 2 से एक 0.7 से। ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, इस 2 को हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो 0.7 है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। ये बात समझिए, ठीक है। जैसे 2.7 क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, एक 2 से एक 0.7 से। तो 2 तो इंटीग्रल पार्ट है और 0.7 जो है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो बिहेवियर जानने से पहले इन बातों का जानना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसको मैं यहां रखता हूं संभाल के। तो हमें समझ में आ गया कि हमारा कोई भी डेसिमल अगर लिखा हुआ है जैसे 2.7, तो वो 2 और 0.7 है, 2 इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट इसका कितना है 0.7। अब मैं आपको बिहेवियर बताता हूं यहां पर, ठीक है। देखो बड़ा मजेदार बिहेवियर है। अगर मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1.2 डालता हूं, ठीक है, या बिल्कुल स्टार्टिंग से, अगर मैं इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 डालता हूं तो ये मुझे आंसर 0 देगा, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर 0.2 डाला, अगर मैंने इसके अंदर 0.2 या फिर 0.1 ऐसा कुछ डाला, तो आप सोच पा रहे हो, तो ये मुझे आंसर क्या देगा, ये मुझे आंसर 0. या मैं वैल्यू और बढ़ा के दिखाता हूं ताकि आपको क्लैरिटी आए। अगर मैंने इसके अंदर जैसे 1.2 डाला, ठीक है, तो ये क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो ये इंटीग्रल पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी 1.2 का मतलब है 1 + 0.2, तो इसका आंसर मुझे सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट मिलेगा, डेट इज 0.2, ठीक है। मैंने इसके अंदर 3.8 डाला, तो 3.8 का मतलब क्या है, 3 + 0.8, तो ये आंसर मुझे 0.8 देगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर 4.7 डाला, इसका मतलब है 4 + 0.7, तो सिर्फ 4 तो मेरा इंटीग्रल पार्ट हो गया, 0.7 फ्रैक्शनल पार्ट है, तो आंसर आ गया 0.7, ठीक है। अब मान लो आपने कोई इंटीजर डाल दिया, इसके अंदर 4 डाल दिया। अब इस 4 में, जैसे 4 को ध्यान से देखोगे तो 4 को मैं लिख सकता हूं 4.0, यानी 4 इसका इंटीग्रल पार्ट है और 0 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0। इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा है ही नहीं, तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 0। अब मान लो मैं नेगेटिव डाल रहा हूं, जैसे मैंने 1.2 की जगह डाला माइनस का 1.2, अब ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने माइनस का 1.2 डाला, तो ये ध्यान रखना है कि माइनस का 1.2 को आप ये नहीं लिख सकते माइनस का 1 और माइनस का 0.2, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दिस शुड बी पॉजिटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए, मैं ऐसे इसको नहीं लिख सकता, ठीक है। मैं -1.2 को ऐसे नहीं लिख सकता, ऐसे लिख लूंगा -2 + 0.8, -2 में से 0.8 गया, 1.2 बचेगा माइनस का, तो ये 0.8 मुझे चलेगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.7,
8। जैसे मैंने माइनस का 3.8 डाला, माइनस का 3.8, तो माइनस का 3.8 यानी अगर मैं माइनस का 3.8 पर नजर डालूं तो इसको मैं लिखूंगा 4 माइनस का और प्लस का 0.2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.2। ठीक है, मैंने माइनस का 4.7 डाला, माइनस का 4.7 डाला, तो माइनस के 4.7 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.3। ये बात समझनी है। अगर प्लस का 1.2 था तो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो 0.2 आएगी। प्लस का 3.8 था, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी 0.8। प्लस का 4.7 था, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आएगी 0.7। लेकिन अगर 1.2 माइनस का हुआ तो वैल्यू आएगी 0.8। ये माइनस का 3.8 हुआ तो वैल्यू आएगी 0.2। माइनस का 4.7 हुआ, वैल्यू आएगी 0.3। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस। ये मैंने आपको बताया, क्योंकि माइनस 1.2 को माइनस 1 माइनस 0.2 नहीं लिख सकते, ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस 1.2 को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगा, -2 प्लस 0.8, तो 0.8 हो गया मेरा फ्रैक्शनल पार्ट। और अगर मैं निगेटिव नंबर को डाल दूं इसके अंदर, जैसे मैं डाल दूं माइनस का 4, माइनस का 4, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। ठीक है, तो ऐसे ये बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इसका बिहेवियर कैसे है ये जानना जरूरी है कि बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है, बिहेव कैसे कर रहा है ये जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। ओके, अब आपको इसका डोमेन और इसकी रेंज की क्लैरिटी भी इसको देख के आ गई होगी, लेकिन जगह नहीं है तो मैं उसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा। ठीक है, तो पहले अभी इसको नोट कर लो, डोमेन और रेंज अगले पेज पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, तो अब क्योंकि हमें बिहेवियर समझ में आ गया है तो हम इसके डोमेन रेंज पर बात कर सकते हैं। अगर मेरा फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, अगर मेरा फंक्शन ये है और इसका बिहेवियर मुझे टोटली अंडरस्टैंड है। ठीक है, क्या है बिहेवियर भाई इसका, कि भाई इसके अंदर अगर तुमने 2 डाला ना तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 है, क्योंकि 2 को लिखोगे 2.0, मैं बराबर में क्लैरिटी देता चलो, 2 को लिखोगे 2.0, तो 2 तो हो गया इंटीग्रल पार्ट और 0 हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0। तुमने -2 डाला तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 है, क्योंकि इसको लिखोगे -2.0, है ना। तुमने 3.4 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट लिखोगे 0.4, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये 3 प्लस 0.4 है। लेकिन अगर तुमने माइनस का 3.4 डाला तो फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.6, क्योंकि इसको मैं ये लिखूंगा माइनस का 4 प्लस का 0.6, माइनस का 4 प्लस का 0.6। ये बात हमें समझनी है। तो इससे क्लैरिटी आई बिहेवियर से कि मैं डोमेन के अंदर तो कुछ भी दे सकता हूं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। डोमेन तो मैं ऐसे कुछ भी दे दूं, माइनस का नंबर दूं, पॉइंट में दूं, माइनस का पॉइंट में दूं, पॉजिटिव दूं, 0 दूं, है ना, 0 दूं, डोमेन तो कुछ भी दे सकता हूं। लेकिन रेंज ये मुझे 0 से तो बड़ी दे रहा है, यानी 0 इंक्लूडेड है, लेकिन हर नंबर, हर आंसर 1 से छोटा है। गौर कर रहे हो, 0.4, 0.6, इधर देखो 0.2, 0.8, 0.7, हर नंबर 1 से छोटा है, तो इसकी रेंज होती है 0 से 1 तक, जिसमें हमारा ये इंक्लूडेड है, 0 से 1 तक जिसमें हमारा ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इसका डोमेन और रेंज है। इसको मैं बॉक्स में बंद करूंगा, ये हमें याद करना है। ठीक है, ये इसका डोमेन हो गया, ये इसकी रेंज हो गई। बहुत अच्छे, समझ में आ गया हमारे। और क्या समझना है, एक बात और मैं लिखता हूं, जैसे मान लो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर डाला 5.6, ठीक है, तो ये है 5 और 0.6, ठीक है, 5 और 0.6, या फ्रैक्शनल पार्ट छोड़ो, सिर्फ 5.6 लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं यहां लिख रहा हूं 5.6, तो 5.6 का मतलब क्या है, 5.6 का मतलब है 5
प्लस 0.6, ठीक है। तो ये मेरा x है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ये मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। ये बात हमें समझनी है कि x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है। यही तो समझाया था। ये हमारा क्या था, ये हमारा इंटीजर है, इंटीग्रल पार्ट है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और इंटीग्रल का मतलब GIF, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। तो हमने बिहेवियर समझ लिया, डोमेन समझ लिया, रेंज समझ लिया, ग्राफ की बात करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है। ये तो हो गया होगा, इसकी बात कर रहा हूं जल्दी से, ठीक है। ओके, ग्राफ ऑफ द फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ग्राफ ऑफ द फंक्शन, तो ग्राफ के लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो जगह जो है वो ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। दिख तो रहा ही है। उम्मीद है देख रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो ग्राफ बनाएंगे, देखें बहुत अच्छा सा। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये है हमारी नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। वैल्यूज अगर मैं मार्क करूं तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ठीक है। ऐसे यहां -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये मेरा 0 है। देखो, इसको ऐसे समझो, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0 डालता हूं तो मुझे आंसर 0 मिल रहा है। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, अब देखो बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये जो बीच वाला पॉइंट है वो हमारा 0 है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर मैंने 0 डाला तो मुझे आंसर 0 मिला। 0.1 अगर डाल दूं, इससे वैल्यू बढ़ाऊं, 0.1 डाल दूं तो मुझे आंसर 0.1 मिलेगा, क्योंकि ये खुद फ्रैक्शनल पार्ट है। 0.2 डालूं तो मुझे आंसर 0.2 मिलेगा, और ऐसे बढ़ाते हुए अगर मैं 0.999 डाल दूं तो मुझे आंसर 0.99 मिलेगा, ठीक है। अब समझना क्या है कि तुम वैल्यू 0 से 0.99 तक कुछ भी डालो, तुम्हें आंसर अप्रोच वही दे रहा है, ठीक है। यानी यहां से तुमने डालना शुरू करा, ये मैं येलो से, ठीक है, ये अप्रोच मिली, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो, अगर तुमने 1 डाल दिया तो आंसर 1, अगर तुमने 1.2 डाला तो आंसर 0.2 मिलेगा, अगर तुमने 1.3 डाला तो आंसर 0.3 मिलेगा, ठीक है। अगर तुमने 1.4 डाला तो आंसर 0.4 मिलेगा। ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें आंसर क्या मिल रहा है। यानी अगर हम ये वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। इसी तरीके से ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, और यही चीज यहां हो रही है, ठीक है, ऐसा आ रहा है। ये बात समझ में आ पा रही होगी ये किस तरीके से हो रहा है ना। और -2 -1 तक आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं छोटा करता हूं।
ठीक है, समझना क्या है कि ग्राफ इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, ग्राफ इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा, यानी ये जो पॉइंट है ये डिफाइंड है, ये पॉइंट है मेरा 0,1, ये डिफाइंड है मेरा 0,1, ठीक है। तो आउटपुट जो आ रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, कुछ भी डाल दो, आउटपुट जो आ रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में आ रहे हैं, इनपुट तुम चाहे कितने भी देते रहो, आउटपुट 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये बात जो छोटी हो गई है मैं लिख दे रहा हूं, एक्स क्या होता है, जीआईएफ फंक्शन प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शन, ये बात समझने की आगे क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ये हमारा ग्राफ की बात हो गई। अब हम यहां इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि हमें बिहेवियर आता है, डोमेन आती है, रेंज आता है और ग्राफ भी आता है, ठीक है। तो लेट अस कम ऑन प्रॉपर्टीज, लेकिन उससे पहले आप ग्राफ अच्छे से ड्रॉ करोगे, जो मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, अब इस बात को एक बार दोबारा देख लेते हैं और समझते हैं डिटेल में क्या है। मैंने बोला कि अगर मैंने 5.2 लिखा है तो ये 5 प्लस 0.2 है ना। इसको क्योंकि हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, इसको क्योंकि हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं, और इसको क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, इसको क्योंकि हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। तो ये बात समझ में आई कि अगर भैया ये x है तो इंटीग्रल पार्ट का मतलब है जीआईएफ, है ना, इंटीग्रल पार्ट का मतलब है जीआईएफ, और फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब है फ्रैक्शनल ऑफ एक्स, सही। यहां से अगर मैं फ्रैक्शनल ऑफ एक्स कैलकुलेट करता हूं तो वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाएगा, इस बात को समझना है, ठीक है जी। अगर मैं यहां से फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करता हूं तो वो x माइनस जे ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने इसके अंदर पाई डाल दिया, इसके अंदर पाई डाल दिया, तो पाई डाला है तो ये हो जाएगा पाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई, सॉरी पाई माइनस जीआईएफ ऑफ पाई, ठीक है। पाई क्या होता है, अब सवाल है कि पाई क्या होता है। पाई होता है 3.144 या 3.14 मान लो, पाई क्या होता है 3.14 होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पाई क्या हो जाएगा 3.14 माइनस, और इसका जीआईएफ क्या है 3, इसका जीआईएफ क्या है भाई, इसका जीआईएफ 3 है, और 3.14 में से अगर 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.14। तो यही मैंने आप लोगों को सिखाया था कि भैया अगर इसके अंदर 3.14 डालोगे ना, इसके अंदर 3.14 डालोगे तो आंसर 0.14 आएगा। तो ये क्यों हो रहा है उसकी वजह ये क्यों हो रहा है उसकी वजह ये है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर √2 डाल दिया, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर √2 डाल दिया। अब √2 एज यू नो √2 इज 1.414, √2 होता है 1.414। अब अगर √2 डाला है तो x मतलब √2 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √2, है ना। √2 की वैल्यू होती है 1.414 और इसका जीआईएफ 1.414 का 1 होगा, ये बचा 0.414, है ना। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √2 आ गया, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ √2 आ गया, है ना। और वैसे भी हमने यही सीखा है कि भैया √2 1.414 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.414 है। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह यह है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है x माइनस
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको भी नोट करेंगे ताकि क्लैरिटी के साथ हमें बातें समझ में आती रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब इस बात को अगर मैं ऐसे बोलूं ना, इस बात को मैं आपको ऐसे बोलूं कि रिप्रेजेंट GIF फ्रैक्शनल पार्ट एंड एक्स ऑन द नंबर लाइन। अगर मैं ये बोल दूं कि इसको आप मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करने बैठता हूं तो कुछ ऐसा होगा, 0 1 2, ठीक है, अप टू सो नहीं इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, दिस इज -1 -2 और ऐसे ही माइनस ऑफ इन्फिनिटी तक जाएगा। अब मान लो कि मैंने फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 1.6 डाला, मान लो 1.6 डाला, तो हमने अभी क्या सीखा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, अभी अभी हमने सीखा x का GIF x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, x माइनस GIF ऑफ x, तो x माइनस GIF ऑफ x। ठीक है, यानी 1.6 का GIF। तो देखो 1.6 का मतलब 0.6 है और इधर 1.6 माइनस इसका GIF 1 है, तो वो 0.6 ही आएगा। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ना, तो जी ये जो पार्ट है ना मेरा, ये जो पार्ट है, जो पार्ट मेरा व्हाइट से शेड हो रहा है, ये जो पार्ट है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, देखो 0 और 1 के बीच में जो पार्ट है, जो मेरा व्हाइट से शेड हो रहा है, वो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। ये पार्ट मेरा फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये पार्ट जो है मेरा, ये एक्स है और ये जो पार्ट है मेरा, ये GIF है। ठीक है, ये बात इसको हमें समझनी है। ये मैंने 1.6 का एग्जांपल सेट करके समझाया है। ठीक है, तो नोट करेंगे। अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, इस फंक्शन की प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है? 4 छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, जिसमें से प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस एन करते हो तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर ही होता है अगर n बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर से। अगर आपने n की वैल्यू इंटीजर ली है तो। ठीक है, मतलब क्या है, एग्जाम्पल देता हूं यहां पर साइड में ताकि क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, या इसी के नीचे देता हूं। जैसे मान लो कि तुमने फ्रैक्शनल पार्ट लिया तुमने 4, ये 4 लिया। ठीक है, अब मैं यहां पर x इज इक्वल टू 4 ले रहा हूं। ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट देखोगे ना, 4 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो 4 का फ्रैक्शनल पार्ट है, या ऐसे में तुमने x इज इक्वल टू लिया है 4.2, x इज इक्वल टू क्या लिया है 4.2, इससे दिखाते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, और तुमने n की वैल्यू ली है
लेट अस सपोज दैट इंटीजर लेनी है, तो मान लो तुमने 2 ले ली, n की वैल्यू ले ली तुमने 2। अब ये बोल रहा है जब फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस n का निकालोगे, यानी 4.2 प्लस 2 का निकालोगे, तो निकालो जरा, ये आ गया तुम्हारा 4.2 प्लस 2 का 4 और 2 6, 6.2। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया 0.2, वो x के फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होगा, तो x कितना था 4.2, इसका भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया 0. ठीक है, चाहे तुम प्लस करो चाहे माइनस करो तब भी ये अप्लाई करेगा। माइनस वाली में दिखाता हूं, अगर तुम 4.2 माइनस 2 करते हो, 4.2 माइनस 2, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 4.2 माइनस 2 करने पर ये बनेगा 2.2, और 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.2, है ना। और अगर तुम डायरेक्ट 4.2 का लेते हो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.2 आ रहा है। तो समझना यह है कि x में कोई भी इंटीजर प्लस या माइनस कर दे, फ्रैक्शनल पार्ट पर उसके कोई भी फर्क नहीं आता, फ्रैक्शनल पार्ट हमारा बिल्कुल एज इट इज यूं के त्यों रहता। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 भी यही देखेंगे डिटेल में, तो इसको मैं प्रॉपर्टी नंबर 1 को संभाल के रखता हूं विद एग्जांपल साइड में। ठीक है, ये हो गई भाई मेरी प्रॉपर्टी नंबर 1 और मुझे क्लियर भी है। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 डिस्कस करूंगा, और प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? अगर आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के साथ जोड़ दिया, तो आपके दो आंसर आएंगे। या तो आपका आंसर हो सकता है 0 आ जाए, या तो आपका आंसर हो सकता है 1 आ जाए। 0 तब आएगा जब आपका x इंटीजर है। 0 कब आएगा? अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर i, और अगर x इंटीजर नहीं है, कुछ और है, तो आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, इसको प्रूफ करता हूं मैं एग्जांपल लेकर के। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है कि अगर तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को उसके नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट के साथ जोड़ते हो, तो अगर x इंटीजर है देन आंसर विल बी 0, इंटीजर नहीं है तो आंसर विल बी 1। फॉर एग्जांपल, पहले मैं इंटीजर लेकर के देखता हूं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 2, x को 2 रखते हैं जो हमारा इंटीजर है। x किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर। तो मैं जानता हूं उसका आंसर 0 आना है। कैसे? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2 को ऐड कर रहा हूं, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, और -2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, और 0 और 0 कितना आ जाएगा? 0 और 0 होता है 0। ठीक है, अगर मैं यहां पर x फ्रैक्शनल ना लेकर के, इंटीजर ना लेकर के ले लेता हूं, मान लो 2.2 ले लेते हैं, 2.2 जो इंटीजर नहीं है, जो इंटीजर नहीं है। अब रखते हैं, तो 2.2 प्लस माइनस का 2.2, अब इसका आंसर बनाएगा, क्योंकि 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 हो गया, और माइनस का 2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 हो गया। बिहेवियर में इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि -2.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 नहीं होगा, 0.8 होगा, और 0.8 और 0.2 कितना होगा? दैट इज 1। तो ये समझना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, अगर x इंटीजर है तो 0 होता है, अगर इंटीजर नहीं है तो फिर 1 होता है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली दो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली दो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पेज पर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, 2 हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 4.2 अगर मैं 4.2 के फ्रैक्शनल पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट लूं, तो आप ये देखो
कि 4.2 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना वो तो 0.2 है, यानी इसे सॉल्व करके 0.2 आ रहा है, और 0.2 मतलब इसका आंसर तो 0.2 आ गया, तो 0.2 का भी फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो भी तो भाई 0.2 ही है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट के कितने भी फ्रैक्शनल पार्ट ले लो कोई चेंजिंग नहीं होती, आंसर हमारा सेम रहता है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीआईएफ ले लो या आप जीआईएफ ऑफ एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, इन दोनों के आंसर 0 आएंगे, ठीक है, इन दोनों के ही आंसर 0 आएंगे। मैंने क्या बोला, आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जीआईएफ ले लो या आप जीआईएफ का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने मान लो यही एग्जांपल लेते हैं 4.2 का जीआईएफ लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले इसको देखो, 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0.2, 0.2 का जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, या इसको उल्टा करते हैं, आप पहले 4.2 का जीआईएफ ले लो और बाद में फ्रैक्शनल पार्ट ले लेना। तो 4.2 का जीआईएफ पता है क्या होगा, इसका जीआईएफ होगा 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आ गया, इसकी वैल्यू 4 आ गई, इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर लोगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 4.0, मतलब इसका भी आंसर 0। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप फ्रैक्शनल पार्ट का जीआईएफ ले लो या जीआईएफ का फ्रैक्शनल पार्ट ले लो, आंसर विल बी 0। ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई। अब वक्त है हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें इस पे अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, उससे पहले इन दोनों प्रॉपर्टी को नोट करा जाएगा, ठीक है। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से इस पे क्लैरिटी आ जाए। सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व द फॉलोइंग, इन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पहला सवाल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा सवाल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0.5 है, ठीक है। तीसरा सवाल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है हमारा वो 1 है, इसको देखेंगे, ठीक है। 3 सवाल मैंने दिए। पहला सवाल बोल रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स मेरा आंसर 0 दे रहा है, तो 0 मुझे इंटीजर्स पर मिलता है, याद है आपको। अगर मैं इसके अंदर 1 डालूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, 2 डालूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, -1 डालूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, -2 डालूं तो मुझे आंसर 0 मिलेगा, यानी कोई भी इंटीजर डाल दूं आंसर 0 मिल रहा है। तो यहां पर x क्या हो जाएगा, x इज अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आप कोई भी इंटीजर डाल दो, आप कोई भी इंटीजर इसके अंदर डाल दो, आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं, ऐसा मैं x की जगह क्या रखूं जो आंसर 0.5 मिले। ओके, 0.5 चाहिए आंसर में। देखो, एक तो 0.5 खुद का आंसर 0.5, ठीक है। 1.5 डालोगे इसका आंसर भी 0.5, 2.5 डालोगे इसका आंसर भी 0.5, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.5 है ना। नेगेटिव में डालोगे अगर -1.5, तो -1.5 का मतलब क्या हुआ, 2 माइनस का 2 और प्लस का 0.5, तो ये भी कितना आ रहा है, 0.5 है ना। माइनस का 2.5 डालोगे ये भी 0.5, तो मुझे पता पड़ गया कि इसमें मेरा x क्या होगा, x क्या होगा, 0.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3.5 हो सकता है, अप टू सो ऑन, और नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी -1.5 हो सकता है,
-2.5 हो सकता है, -3.5 हो सकता है, अप टू सो, ठीक है। ऐसा क्या इधर फ्रैक्शनल पार्ट में डालें जो आंसर 1 हो जाए? कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि आप शायद भूल गए, लेकिन मैं भूलने नहीं दे सकता कि मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई इसकी जो रेंज होती है ना, कहां पढ़ाया था, इसकी जो रेंज होती है, अरे रेंज रोमन नहीं लिखी क्या मैंने, हाँ, इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 1 इज नॉट इंक्लूडेड, यानी 1 नहीं आ सकता और 1 से बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता, ठीक है। लेकिन यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है, यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है कि आंसर 1 आएगा, तो 1 तो आ ही नहीं सकता, तो इसका कोई सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। कुछ सवाल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, 3 सवाल और देख लेते हैं, बस मुझे थोड़ी सी उसकी क्लैरिटी देनी है कि इनइक्वालिटी की क्लैरिटी थोड़ी सी और आ जाए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिफ्थ वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि x के अंदर ऐसा क्या डालें जिसकी जो भी वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो हमें याद क्या रखना है कि भाई जो रेंज होती है ना, रेंज होती है वो 0 इंक्लूडेड है और 1 तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये हमें सिर्फ 0 से बड़ा नंबर चाहता है। तो मैं इसके अंदर देखो जरा, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या मैं 0 से बड़ा है, तो 1.2 डालूंगा तो 0.2 आएगा जो 0 से बड़ा है, 2.2 डालूंगा वो भी 0.2 आएगा, 0 से बड़ा है, 4.8 डालूंगा 0.8 आएगा, माइनस का 4.8 डालूंगा तो 0.2 आएगा। ये सब 0 से तो बड़े हैं। इंटीजर और डाल के देखते हैं, अगर 4 डाल दिया तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा, हमें 0 से बड़ा चाहिए, यानी इंटीजर वैल्यू नहीं लेगा। ये बात समझ रहे हो? जैसे आप 6 डाल के देखो, आंसर कितना आएगा 0, मुझे 0 नहीं चाहिए, 0 से बड़ा चाहिए, तो इधर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे रियल नंबर डाल सकते हो, बट नॉट इंटीजर, लेकिन रियल नंबर तो सारे जा सकते हैं, लेकिन इंटीजर नहीं जा सकता, क्योंकि आपने अगर इंटीजर डाल दिया तो आंसर 0 आ जाएगा, और 0 हम ले नहीं रहे क्योंकि हमें 0 से बड़ा चाहिए। इधर देखते हैं, यहां बड़ा भी चाहिए और इक्वल टू 0 भी लगाए, यानी यहां पर ये दोनों आंसर आएंगे, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए। समझ में आ रही है कहानी? ऊपर रियल नंबर आएंगे लेकिन इंटीजर को नहीं ले रहे थे क्योंकि इंटीजर पर 0 मिल रहा है ना। यहां बोल रहा है इक्वल टू 0 चलेगा, यानी वो नीचे वाले आंसर चलेंगे, तो सारे रियल नंबर ले लो, इंटीजर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए। भाई फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी डालो, 1 से बड़ा आंसर तो आ ही नहीं सकता, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको डिटेल में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन समझ में आ गया है, जिसमें बिहेव कैसे कर रहा है ये क्लियर हो गया, डोमेन क्या है ये क्लियर हो गई, रेंज क्या है ये क्लियर हो गई, ग्राफ कैसे बनेगा ये क्लियर हो गया, प्रॉपर्टीज क्या है ये क्लियर हो गई, और कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये क्लियर हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा क्लियर हो गया होगा। अब हमारे एक या दो लेक्चर और बचे फंक्शन सीरीज में, फिर मेन कैलकुलस पे हम लोग आ जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।